हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपको वेलकम है हमारे YouTube चैनल में। और आज फिर हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, या मैं ये कहूं कि आज हम एक नए लेसन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट मेरे को देख रहे हैं वो जल्दी से अपनी नोटबुक ओपन करके बैठ जाएं, क्योंकि आज हम बहुत कुछ जो है आपको मेरे वर्डिंग्स पे ध्यान देना पड़ेगा नोट करने के लिए। ठीक है, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे एक फॉर्मेट बना हुआ है, और इस फॉर्मेट के अंदर हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप जल्दी से नोट करना स्टार्ट कर दें। जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, द नेम इज इम्यूनी सिस्टम, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र के नाम से। इम्यूनी सिस्टम क्या है? इम्यूनी सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं तो प्रोटेक्ट फ्रॉम द पैथोजन, कि हमारी बॉडी में द सम पार्ट ऑफ द बॉडी, कुछ हमारे बॉडी के पार्ट्स ऐसे हैं जो रोगाणु के प्रवेश को रोकते हैं, या अगर बाय द वे रोगाणु प्रवेश कर जाता है तो उसके अगेंस्ट वर्किंग करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। और ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं ये मिलकर एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, दैट इज नॉन एज इम्यूनी सिस्टम, या मैं उसको कहूंगा प्रतिरक्षा तंत्र। यहां तक बात समझ में आ गई? तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो गया? प्रतिरक्षा तंत्र हो गया कि बेसिकली अ सिस्टम दे आर वर्किंग अगेंस्ट द पैथोजन, जो पैथोजन के अगेंस्ट वर्किंग करता है, कार्य करता है। ठीक है, इम्यूनोलॉजी मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर कहीं पर भी वर्ड लॉजी आ जाता है दैट इज रिलेटेड टू लॉगस, एंड लॉगस का जो संबंध है वो रिलेटेड है किससे? स्टडी से। तो यानी कि कहीं ना कहीं पर इम्यूनोलॉजी हमें किसी ना किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला है। और बिकॉज यहाँ पे इम्यूनो लिखा हुआ है तो इम्यूनो रिलेटेड है हमारी प्रतिरक्षा से। मीन्स कहने का क्या रहा कि द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इन अ ब्रांच। ठीक है, मतलब कि इम्यून सिस्टम के बारे में जिस ब्रांच के थ्रू हमको इंफॉर्मेशन गेन होती है दैट इज नॉन एज इम्यूनोलॉजी। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। जनरली अगर मैं इम्यूनोलॉजी की बात करता हूं, वर्ड इम्यूनिटी की बात करता हूं, तो इम्यूनिटी जो वर्ड है वो एक लैटिन लैंग्वेज जो वर्ड है इम्यूनिस से ओरिजिन हुआ है, और जिसका मतलब होता है स्वतंत्र। फादर ऑफ अगर इम्यूनोलॉजी की अपन बात करें, द क्रेडिट इज गोज टू एमिल वॉन बियरिंग। एमिल वॉन बियरिंग जो साइंटिस्ट थे उनको प्रतिरक्षा का जनक या फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के नाम से हम जानते हैं। जनरली अगर मैं बात करूं तो इम्यूनिटी दो तरीके से होती है, दे हैव अ टू टाइप्स। फर्स्ट इज द नेचुरल और इनेट इम्यूनिटी, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं जन्मजात प्रतिरक्षा, और आज पार्ट 1 के अंदर हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और सेकंड होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको आप बोलते हैं अर्जित प्रतिरक्षा। ये आपके बर्थ टाइम से ही होती है, और जिसका मैं सेकंड का नेम ले रहा हूं वो आफ्टर बर्थ जो है वो वहां से हमको गेन होती है। एक डिफरेंस आप ये चीज समझ के रखें। मैं फिर रिपीट कर देता हूं बेसिकली कि इम्यूनिटी दे हैव टू टाइप्स। फर्स्ट इज नेचुरल और इनेट इम्यूनिटी, जिसको आपने बोला क्या जन्मजात प्रतिरक्षा, और सेकंड जो है जिसको आप पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे दैट इज नॉन एज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? अर्जित जो प्रतिरक्षा। बात समझ में आ गई यहां तक? अब नेचुरल इनेट इम्यूनिटी अकेले ही काम नहीं करती है, ये बहुत सारी चीजों से मिलकर क्रिएट हुई है, जिसके अंदर फर्स्ट लिखा हुआ है एनाटॉमिकल बैरियर्स। एनाटॉमिकल बैरियर्स की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं पर आपको एक बात समझ में आएगी यहां पे कि एनाटॉमिकल बैरियर्स में मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है सर स्किन, और स्किन जो है वो हमारे बॉडी का आउटर सबसे बड़ा चैम्बर क्रिएट करता है। स्किन किस तरीके से रेस्पॉन्सिबल है? मैं ये कहूंगा कि बेसिकली आउटर पार्ट ऑफ द स्किन दे आर डेड, कि स्किन का जो पार्ट है कुछ वो डेड है। क्यों है? क्योंकि उसके पास में एक प्रोटीन है दैट इज नोन एज केराटिन प्रोटीन, और उस केराटिन प्रोटीन की प्रेजेंस की वजह से कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि पैथोजन इज नॉट कैपेबल फॉर द एंटरिंग इन द बॉडी, कि वो जो रोग कारक जो है वो आपके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। फिर इसके अलावा स्किन का पीएच जो है वो भी एक बहुत बड़ा रोल फॉलो करता है। ठीक है, पीएच क्या है मैं पहले वीडियोस में आपको बता चुका हूं। जनरली स्किन में लैक्टिक एसिड और फैटिक एसिड, यानी कि जिसको आप लैक्टिक अम्ल और वसी अम्ल के नाम से जानते हैं, वो अवेलेबल होते हैं, और ये दोनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं उस स्किन की पीएच को कम करने के लिए। अप्रोक्सीमेट 5 तक ये उसके पीएच लेवल को कम कर देते हैं, और वो जो लो पीएच है यानी कि मोस्ट एसिडिक जो पीएच है
उस पीएच के अंदर जो पैथोजन है वो एंटर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। फर्स्ट स्टेप आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। फिर आती है सर म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो अपना जो नॉस्ट्रल पार्ट है, बेसिकली हमारे बॉडी के ऐसे बहुत सारे पार्ट है जहां पर म्यूकस का एक अच्छा प्रेजेंस अवेलेबल होता है। और म्यूकस की अगर मैं नेचर की बात करूं, दे आर मोस्ट स्टिकी, बहुत चिपचिपी होती है। इसको हिंदी में बोलते हैं अपन श्लेष्मा। और चिपचिपी होने की वजह से जो पैथोजन है वो उसमें फंस जाते हैं एंड आफ्टर सम टाइम दे बिकम डेड, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी म्यूकस के पास में एक एंजाइम और अवेलेबल होता है जिसको अपन बोलते हैं लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम एंजाइम जो है इसकी भी प्रॉपर्टी एसिडिक होती है। लाइसोजाइम एंजाइम को अपन बैक्टीरियल डैमेजर या जीवाणुनाशी अपन बोल सकते हैं, क्योंकि लाइसोजाइम जो है इसकी वजह से जो आपके वहां पे बैक्टीरिया फंसे हुए हैं, पैथोजन फंसे हुए हैं, उनको डेड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट था उसमें हमने पढ़ा है इसके बारे में, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, या मैंने यहां पे सेक्रेशंस भी लिखा है। ऐसे कौन कौन से मटेरियल हैं जिनके एक्सक्रीट होने की वजह से आपके बॉडी में पैथोजन एंटर नहीं होता है। जैसे फर्स्ट में बात करूंगा फीवर की। देखिए अगर मैं आपको बताऊं, WBC के बारे में हमने पढ़ा था और हमने उनको एक निकनेम दिया था, दैट इज नोन एज द सोल्जर सेल एंड द फाइटर सेल। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। जब हमने फीवर की वहां पे मैं बात कर रहा हूं यहां पे, तो मैं क्यों उसका डिस्कशन कर रहा हूं, बिकॉज ऑफ दैट मैक्रोफेजेस जो है, मैक्रोफेजेस क्रिएट कब होती है हम अभी वहां पढ़ेंगे हम लास्ट में, कि बेसिकली जो मैक्रोफेजेस हैं वो मैक्रोफेजेस एक मटेरियल एक्सक्रीट करते हैं दैट इज नोन एज पायरोजन, दैट इज नोन एज पायरोजन। और ये जो पायरोजन है इसकी वजह से हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है, बढ़ने लगता है। और एक्सेस टेम्परेचर होने की वजह से पैथोजन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर सकता। एक बात तो आप ये समझें। सेकंड थिंग आप ये समझें कि बेसिकली जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपकी बॉडी के अंदर आयरन की क्वांटिटी कम हो जाती है, एंड द लो क्वांटिटी ऑफ द आयरन इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजिंग द बैक्टीरिया एंड पैथोजन ऑल्सो। कि वो जो लो क्वांटिटी है किसकी, आयरन की, वो आयरन भी कहीं ना कहीं पर रेस्पॉन्सिबल होता है उसको डैमेज करने के लिए, उसको फिनिश करने के लिए। दो चीज, अगर मैं पीएच लेवल की बात करता हूं तो मैंने अभी लाइसोजाइम एंजाइम का नाम लिया सर, लाइसोजाइम की मैं बात करूं, जैसे हमारे जो टीयर्स हैं, हमारे जो आंसू हैं, इनके अंदर भी लाइसोजाइम की क्वांटिटी अवेलेबल होती है। हमारा सलाइवा जो पार्ट है वो भी कहीं ना कहीं पीएच बेस पे ही रेस्पॉन्सिबल है उसको डैमेज करने के लिए। ये जो पीएच लेवल है, इस पीएच लेवल के लो होने से कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन जो है वो सरवाइव नहीं कर पाता आपकी बॉडी के अंदर। बात समझ में आती है। फिर आता है स्टमक। स्टमक का नाम आती है कि हमारे माइंड में आता है एसिड, इसका नाम है HCl, ठीक है, मोस्ट एसिडिक एसिड। तो ये जो HCl है जिसको आप यूनिवर्सल एसिड बोलते हैं, सबकी बॉडी में होता है, ये HCl की क्वांटिटी एक्सेस लो होती है, अप्रोक्सीमेट 1। और ये जो इतनी लो क्वांटिटी है, अगर वहां तक किसी भी तरीके से पैथोजन पहुंच जाता है तो स्टमक के अंदर अवेलेबल जो HCl है वो बहुत हद तक रेस्पॉन्सिबल होता है उसको डैमेज करने के लिए। बात समझ में आती है। फिर आता है सर यहां पे क्या, सीरुमिनस ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड। देखिए सीरुमिनस ग्लैंड जो है, इनसे मटेरियल जो निकलता है इसको बोलते हैं अपन सेरुमन, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं कर्णमोम। यानी कि अगर बाय द वे पैथोजन जो है वो आपके ईयर पार्ट से एंटर हो रहा है तो जो वहां पर सीबम है, जो कर्णमोम है, वो रेस्पॉन्सिबल होगा उसको सेव करने के लिए, पैथोजन को वहां से आउट करने के लिए। और बेसिकली अपन सेबेसियस जो ग्लैंड है इसकी बात करें तो इनसे निकलता है मटेरियल को अपन बोलते हैं क्या, सीबम। और ये सीबम जो है ये पीएच लेवल को मेंटेन करते हुए उस पैथोजन को एंटर होने नहीं देता है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आता है सर फैगोसाइटिक प्रोसेस या फैगोसाइटिक बैरियर। फैगोसाइटेट का मतलब होता है सर भक्षण करना। और जैसे ही उसने भक्षण करना स्टार्ट किया, किस तरीके से किया, कौन से बॉडी पार्ट ने उसको किया, वो हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। जनरली मैं आपको बात बताऊं तो WBC का ही सबसे बड़ा रोल होता है। और हमने आप पहले जो है इसको डिवाइड किया था इन द 2 पार्ट्स, ग्रेनुलोसाइट एंड अग्रेनुलोसाइट। आप पहले पढ़ चुके हैं कणिका युक्त अकणिका में ये सारे। तो WBC जो है, WBC का पार्ट कौन सा सर, न्यूट्रोफिल।
कौन सा पार्ट? न्यूट्रोफिल। और ये न्यूट्रोफिल जो है कौन सा, यहाँ पे WBC का मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कौन सा, न्यूट्रोफिल जो है, ये न्यूट्रोफिल बहुत शानदार रेस्पॉन्स करता है क्योंकि इसकी क्वांटिटी भी ज्यादा होती है, नंबर्स भी ज्यादा होते हैं फेगोसाइटिक प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए। अब ये जो WBC जो है, मेरी बात पे ध्यान देंगे आप, ये जो WBC है, इसका जो न्यूट्रोफिल जो पार्ट है, यहां पर फेगोसाइटिक प्रोसेस को कंडक्ट कर रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर अगर पैथोजन की क्वांटिटी बढ़ रही है तो न्यूट्रोफिल उसको डैमेज कर देगा। यहां तक बात ठीक है। इसके अलावा एक चीज और, जैसे ये जो न्यूट्रोफिल है, ठीक है, इसने यहां पे डैमेज कर दिया और डैमेज करने के बाद में इसने यहां पे मैक्रोफेजेस जो है, दैट इज द पार्ट ऑफ द मोनोसाइट, और ये जो है बेसिकली यहां से हमारे पास में जो मैक्रोफेजेस है, ये मैक्रोफेजेस कहीं ना कहीं पर रेस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी ग्रोथ करने के लिए। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जब एक्सेस क्वांटिटी ऑफ द पैथोजन एंटर हो गए हैं तो उस टाइम पर कहीं ना कहीं पर मैक्रोफेजेस जो हैं, जो मोनोसाइट से कन्वर्ट हुए हैं, वो मैक्रोफेजेस अपने नंबर्स को इंक्रीज करके और एक्सेस फास्ट जो प्रोसेस है फेगोसाइटिक का, वो कंडक्ट करते हैं। मैक्रोफेजेस के पास में ऐसा क्या होता है कि इतनी फास्ट ग्रोथ करते हैं? मैक्रोफेजेस के पास में एक तो होता है सर लाइसोसोम और एक होता है सर माइटोकॉन्ड्रिया। इससे फायदा क्या हुआ इनको? लाइसोसोम जो है, जिसको आप सुसाइडल बैग्स के नाम से भी जानते हैं, इस लाइसोसोम की वजह से इनके पास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेजिंग ऑफ दिस पैथोजन। ये लाइसोसोम की वजह से वो वहां पर डैमेज उसको बहुत फास्टली करेगा, उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत इजीली रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, यहां तक बात। तो WBC और मैक्रोफेजेस किस तरीके से वर्किंग है, ये आपको चीज यहां पर समझ में आ गई होगी। यहां तक बात ठीक है? ओके। अब आता है सर 4, जिसका नाम क्या है? फोर्थ वाले का नाम क्या है? इन्फ्लामेटरी बैरियर्स। ठीक है, इन्फ्लामेटरी बैरियर्स में क्या होगा? जस्ट इमेजिन, एक प्रोसेस अपन कंडक्ट करते हैं यहां पे कि जस्ट इमेजिन कि आपकी बॉडी के अंदर जो पैथोजन है वो है, अंदर एंटर हो चुका है, तो आपके WBC की बेसोफिल और जो मास्ट सेल्स है, मैंने लिखा हुआ है, ये एक प्रोटीन को क्रिएट करते हैं, इसको अपन बोलते हैं हिस्टामिन प्रोटीन। ये जो हिस्टामिन प्रोटीन है, ये हिस्टामिन प्रोटीन उस जो पैथोजन है उसके चारों तरफ एक चैम्बर क्रिएट कर लेता है, और चैम्बर क्रिएट करने के बाद में इसकी जो पारगम्यता होती है, उस पारगम्यता को बढ़ा देता है। पारगम्यता जब उसकी बढ़ गई है तो इस जगह पर, इस पर्टिकुलर प्लेस पे जो ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त का जो प्रवाह है, वो तेज हो जाता है। उसके बाद में वो जो पार्ट है वहां पे एक रेड सिंबल दिखने लग जाता है, लाल हो जाती है वो जगह, गर्म हो जाती है वो जगह, और बेसिकली वहां से एक लिक्विड एक्सक्रीट होने लगता है, द्रव निकलता है, जिससे वहां पे स्वेलिंग आ जाती है। और स्वेलिंग जब आ जाती है, वहां पे एक पूरा पार्ट क्रिएट हो गया। इतने सारी चीजें मैंने बताई है, मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट क्या कि एक पैथोजन था, उसके चारों तरफ हिस्टामिन की एक लेयर बनी, हिस्टामिन प्रोटीन है, दे आर एक्सक्रीटेड बाय मास्ट सेल्स, और जिसकी वजह से पारगम्यता बढ़ी, उस पर्टिकुलर प्लेस पे ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा होने लग गया, रक्त का प्रवाह बढ़ने लग गया। वो जो एक प्लेस था वो रेड हो गया, लाल हो गया, वहां से एक लिक्विड एक्सक्रीट हुआ, जिसकी वजह से वहां पे स्वेलिंग हुई। अब क्या होगा इसके आगे? उसकी वजह से वहां पे जो ग्रुप्स दिख रहे हैं वहां पे, तो न्यूट्रोफिल वहां पे अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है, और उस जगह पर पहुंचकर और जितने भी ज्यादा वहां पे पैथोजन अवेलेबल है उन सबको एक साथ में फेगोसाइटिक प्रोसेस के थ्रू कंडक्ट करता है, खत्म कर देता है। यहां तक बात ठीक है? इसको बोलते हैं अपन इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। क्या बोलते हैं सर इसको? इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। समझ में आ गई बात यहां तक? अब क्या होगा, आपने देखा होगा कि जब किसी जगह पे ऐसी सिचुएशन होती है तो वहां पे पस पड़ जाती है, मवाद जिसको बोलते हैं। तो जनरली जो मवाद है वो एक तो जो डेड पैथोजन है वो, और कुछ जो ब्लड के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनकी वजह से वहां पे जो पस है, जो मवाद जो है, वो वहां पर क्रिएट होती है। तो मतलब कहने का ये है कहीं ना कहीं पर कि क्या केवल प्रोटीन जो हिस्टामिन है वो ही अकेला रेस्पॉन्सिबल होता है? नहीं, कुछ और प्रोटीन, जैसे कि मैं बात करूंगा यहाँ पे सीरोटोनिन हो गया, या बेसिकली प्रोस्टाग्लैंड्स हो गया, ये प्रोटीन भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं इसी तरीके से। बात समझ में आ गई यहां तक?
ठीक है। तो मीन्स कहने का ये है कि ये जो प्रोसेस आपने पढ़ा है, ये प्रोसेस आपने किसमें किसके बारे में डिस्कस किया है? आपने डिस्कस किया नेचुरल और इननेट इम्यूनिटी कि किस तरीके से वर्किंग जो है वो करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी कि आफ्टर बर्थ जो हमारे साथ में इम्यूनिटी होती है वो किस तरीके से कंडक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।